हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। आज के इस डीएनए में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में करेंगे, इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डीएनए है ये, ठीक है। तो अगर आप इस डीएनए को रेगुलर देखते हैं तो यूपीएससी मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रीलिम्स के लिए भी बहुत सारे सब्सटेंस हम दे देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उसको केटर करता हूं, ठीक है। इसके अलावा प्रोफाउंड आईएएस के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसको आप जरूर देखें अगर आपको यूपीएससी में सक्सेसफुल होना है तो। सबसे पहली बात, फाउंडेशन कोर्स है फॉर यूपीएससी 2024-25 का। इसमें 1 ईयर कंप्लीट कोर्स है आपका यूपीएससी पीसीएस 2024 के लिए। कंप्लीट कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स एंड मेंस का, क्वालिटी आंसर राइटिंग होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे हर कोर्स में एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसे हम गुरुकुल अभ्यास के नाम से जानते हैं। इसमें आपको कुछ दिनों के लिए 24 आवर मेरी निगरानी में रहना होगा, वो भी कोचिंग सेंटर पर ही। समझ में आ रहा है? ये ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए है। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट आप ज्वाइन करते हो तो यू कैन अवेल दिस गुरुकुल सेक्शन, अगर उसके लिए आपको लखनऊ सेंटर पे आना पड़ेगा। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल 2024-25 है, बैच स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट कवरेज पेपर 1-2 का मिलेगा। मैपिंग प्रैक्टिस है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, आंसर राइटिंग सेशंस हैं जो से मैं खुद चेक करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम जो है एक और ऑप्शनल कोर्स ला रहे हैं आपके लिए मंडे से, इसी मंडे से, कि आपका 20th से होगा। वो सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट फैकल्टी आई है, जो कि उसमें भी कुछ सेक्शंस मैं लूँगा, पर सेपरेट फैकल्टी हमारी आई है जो सोशोलॉजी ऑप्शनल कैटर करेगी, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी मेंस है, जो केवल मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। 2023 के मेंस में जो अपीयर होना चाहते हैं, 24 में भी जिनकी प्री प्रीलिम्स की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो गई है, तो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ये कोर्स है हमारे पास। इन तीनों ही कोर्सेज का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको ऐप अवेल करना होगा, सारे के सारे कोर्सेज ऐप पे ही आपको मिल जाएंगे। इस ऐप का भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के डीएनए में। जो पहला डीएनए है वो रिफ्लेक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज फ्रेंड और फो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारे लिए दोस्त है, क्या हमारा दुश्मन है, इसके बारे में बात की गई है। यह आर्टिकल पीजे नारायणन ने लिखा है और ज़बरदस्त आर्टिकल है ये। इसमें क्या उन्होंने बोला है कि इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया है जिसका नाम है AGI। ध्यान सुनिएगा सर, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा कि देखिए, एक बात ध्यान रखिए, एक होता है ह्यूमन एल्गोरिदम, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और एक होता है मशीन एल्गोरिदम एंड मशीन इंटेलिजेंस। बात को समझिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बेसिकली मशीन विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग जो है ये आपको सिखा रही है। मतलब डीप लर्निंग के थ्रू ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप ह्यूमन एल्गोरिदम तो नहीं होगा, मशीन एल्गोरिदम होगा। उसके थ्रू आप जो है ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहो तो क्वेश्चन का आंसर मशीन लिख दे आपके लिए, एक गाना बना दे, एक स्टोरी लिख दे आपके लिए। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? पिक्चर के को मॉर्फ कर दे, है ना। बहुत सारे इसके यूजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अब इस एडिटोरियल में कहा क्या गया है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन से कैसे अलग होता है। देखिए, ह्यूमन के पास एक ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है, लेकिन ह्यूमन के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जुगाड़, इसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको पता है कि कोई एक आदमी रोटी बना रहा है, ठीक है, मशीन से ही बन रहा है, उसको बनाने में 2 मिनट लगेगा, और आपके पास एक ही रोटी है और 2 लोग हैं। तो अगर यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने वाली बात होगी तो वो क्या करेगा, आदमी कहेगा एक काम करते हैं, इस रोटी को आधा आधा तोड़ लेते हैं, आधा एक आदमी खा लेगा, आधा दूसरा खा लेगा। इसे खाने में भी करीब करीब 1-1.5 मिनट लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है? तब तक हमारी रोटी बन के आ जाएगी तैयार, फिर हम लोग उसे खा लेंगे। लेकिन अगर वो मशीन होगा तो वो इस वे में नहीं सोच पाएगा। वो मशीन क्या करेगा, कहेगा नहीं, कोई एक आदमी खाए, दूसरा बैठा रहे। तो यही कॉमन सेंस जो है ना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है? जो ह्यूमन जो है इवोल्यूशन के थ्रू आया है। यही कह रहे हैं कि इस टाइप का कॉमन सेंस जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा, किसी मशीन में आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि वो ह्यूमन के बराबर आ चुका है, ह्यूमन एवोल्यूशन को गेन कर लिया है उसने। समझ में आ रहा है? नियर फ्यूचर में ये बहुत डिफिकल्ट है, यही इस एडिटोरियल ने कहने की कोशिश किया है।
समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, ये ध्यान रखिए। देखिए इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो नैरो टास्क के लिए बहुत बेहतरीन है। इन्होंने कहा कि अगर छोटे छोटे टास्क अगर आप दे दीजिए उसको, नैरो टास्क, तो बहुत बेहतरीन काम करेगा। जैसे वो चेस बहुत अच्छा खेलेगा, गो गेम बहुत अच्छा खेलेगा। इन्होंने बोला है कि चेस, गो गेम, या कोई बायोकेमिस्ट्री पर 14 होल्डिंग करनी है उसके बारे में मालूम करना है, बहुत अच्छा काम करेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि नैरो टास्क में बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन जब बात आएगी जो जनरल टास्क की, जैसे ह्यूमन सब काम कर लेता है, एक जनरलिस्ट अप्रोच है, वहां पर इसकी यूटिलिटी बहुत नैरो है, बहुत कम है। समझ में आ रहा है। स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन, आइडेंटिफाइंग कॉमन ऑब्जेक्ट्स, फोटोग्राफ्स, ये सब काम आराम से कर लेगा। ये सब बहुत मतलब कि वो बहुत नैरो वर्क है। लेकिन जब जनरल वर्क की बात आएगी, इल डिफाइंड टास्क की बात आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना बढ़िया काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो कॉमन सेंस नहीं है जो ह्यूमन के पास है। ये जानने वाली बात है, जो इस आर्टिकल में बहुत तगड़ी बात कही है इन्होंने। इसको इन्होंने कहा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जो ह्यूमन का कॉमन सेंस है वो एक जनरल इंटेलिजेंस है। समझ में आ रहा है, उसके लिए कोई एल्गोरिथम नहीं है। इट हैज गेन फ्रॉम द एक्सपीरियंस। किसी लोगों के पास कॉमन सेंस होता है, किसके पास थोड़ा कम होता है। वो एक जनरल इंटेलिजेंस है जिसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी गई है, ये बात ध्यान रखिए। इसी चीज को इन्होंने कहा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। समझ में आ गया। अब इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन जो है कहाँ देखने को मिला है। इन्होंने बोला है कि चैट जीपीटी के सेंस में मिला है। चैट जीपीटी ने क्या किया कि टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है। तो चैट जीपीटी ने एक तरह का रिवोल्यूशनाइज किया है, लोगों को पता किया है, लोगों ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स को समझा। समझ में आ रहा है। तो वो एक जनरेटिव टूल है। समझ में आ गया। वो एक जनरेटिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर एक जनरेटिव टूल है जो जनरेट करता है टेक्स्ट। वो गाना बना सकता है, वो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। तो इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड एंड, मैंने कहा ना, वो बहुत नैरो टास्क है। लेकिन जब आएगी ब्रॉड की बात तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि ट्रू एजीआई विल बी द बिग डील इफ एंड व्हेन इट अराइव्स। इन्होंने बोला कि अगर कोई एजीआई आ जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा, तब वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तब उसने ह्यूमन को इंटेलिजेंस को टच कर लिया। बोला मशीन्स आउट परफॉर्म कर देगा ह्यूमन से इन एवरी फिजिकल टास्क टुडे, एंड एजीआई मे रीड टू एआई मशीन्स बेटरिंग ह्यूमंस इन मेनी इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल टास्क। अगर एजीआई आ जाए तो फिर आउट परफॉर्म कर देगा ह्यूमन को। समझ में आ रहा है। पर एजीआई सिस्टम कुड बी अ सुपीरियर स्पीसीज क्रिएटेड बाय ह्यूमन आउटसाइड द इवोल्यूशन। अगर एजीआई आ गया तो समझ लीजिए ह्यूमन इवोल्यूशन के डोमेन से बाहर जाकर एक सुपर स्पीसीज क्रिएट कर देगा, और फिर उस समय में बहुत सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि ये तो नियर फ्यूचर में नहीं है। इन्होंने लिख भी दिया, आई बिलीव करेंट एलएलएम्स एंड देयर सक्सेसर्स आर नॉट इवन क्लोज टू एजीआई। इन्होंने बोला कि भाई जो अभी के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन है वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के क्लोज में भी नहीं है, और फ्यूचर में भी इसके चांसेस बहुत कम है। बट विल एजीआई अरीव समडे, आई रिजर्व माई जजमेंट। इन्होंने कहा कि फ्यूचर में भी बता नहीं सकते इसके बारे में। समझ में आ रहा है। लेकिन जिस दिन आ जाएगा उस दिन बातें बदल जाएंगी। इन्होंने कहा कि फ्यूचर में भी इसके चांसेस कम है कि मशीन कॉमन सेंस को अचीव कर ले। समझ में आ रहा है। फिर बोला कि डेंजर कहाँ लाई करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसके वजह से रेगुलेशन करने की बात करते। तो इन्होंने कहा 3 तरह के डेंजर हैं। एक है सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस। पहला डेंजर इन्होंने ये बोला, इन्होंने बोला है कि डेंजर ऑफ सुपर इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्टिंग ह्यूमन टू स्लेव्स। ऐसा हो जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, सुपर ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ह्यूमन को स्लेव में कन्वर्ट कर दे। तो इन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतनी जल्दी तो पॉसिबल ही नहीं है। बोला कि आई डू नॉट वरी अबाउट सच अ हाई अनलाइकली सिनेरियो। कह रहा है मुझे इसकी टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरा इन्होंने बोला कि मैलिशियस ह्यूमन विथ पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा कोई आदमी हो जिसका मैलिशियस इंटेंट हो, कुछ गलत करने का विचार हो, और उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दैट केस इट कैन बी वेरी डेंजरस। समझ में आ रहा है। ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इस केस में ये बहुत डेंजरस है कि अगर कोई मैलिशियस ह्यूमन विथ पावरफुल इंटेलिजेंस, उसके बहुत बहुत खराब रिपरकशंस हो सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, फेक न्यूज़ फैल सकता है। समझ में आ रहा है। डीप फेक्स क्रिएट हो सकते हैं, एनिमीज क्रिएट किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव बेनिफिट भी हैं, जैसे कि एआई पावर्ड कोई स्मार्ट वेपन बनाया जा सकता है, डिफेंस में बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट कर सकते हैं। तीसरा है इन्होंने हाईली केपेबल एंड
इनस्क्रूटेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हाईली केपेबल भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, जो ह्यूमन के लिए ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कंसर्न भी शो किया। इन्होंने कहा कि जो कैमरा बेस्ड जो फेस रिकग्निशन होता है उसमें ऐसा देखने को मिला है कि फेयर मैन हो और डार्क वुमेन हो तो जो फेस रिकग्निशन फेयर मैन में ज़्यादा अच्छी तरह से होता है, डार्क वुमेन में कम अच्छी तरीके से होता है। तो इस तरीके से अगर ऐसा हुआ तो सोचिए कितना डेंजरस हो सकता है। मान लीजिए कोई ड्राइवरलेस कार चला रहा है और उस एक फेयर मैन है और एक डार्क वुमेन है, सामने डार्क वुमेन आ गई जिसका फेस रिकग्निशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं कितना लीथल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी हैज़ बोथ द फेसेस, समझ में आ गया। तो इन सब इश्यूज़ को आपको दूर करना होगा, तभी जाकर आप बन पाएंगे। इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड। इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर कोई दिक्कत है भाईजान, तो ऐसा नहीं है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिनाई कर दीजिए, उसको ठीक करिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अगर आप नेगेटिव के बेसिस पर टेक्नोलॉजी को छोड़ देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। यू शुड नॉट डू दैट। समझ में आ गया? व्हाट एन आर्टिकल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे ज़बरदस्त आर्टिकल है, समझ में आ गया। अच्छा, ये आर्टिकल में पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड क्या है भाईजान? सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही है कि देखो भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ये डीप लर्निंग के बेसिस पर होता है, ठीक। इसमें ये क्या करते हैं, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस करते हैं, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस शो करते हैं, ठीक, इंटेलिजेंस शो करते हैं। अब इन्होंने एक बात कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटर कैसे वर्क करता है। इन्होंने कहा कि बेटर वर्क करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिचुएशन में, हाँ, जब नैरोली डिफाइंड टास्क हो, नैरो टास्क हो, जैसे कि चेस खेलना, इट्स अ वेरी नैरो टास्क, जैसे गो गेम खेलना, इट्स अ नैरो टास्क, तो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन जब यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल डिफाइंड वर्क को करने लग जाते हैं, इल डिफाइंड वर्क और जनरल वर्क अगर आ जाए, तो वहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है? इट रिक्वायर्स अ लॉट अमाउंट ऑफ कॉमन सेंस, जो कि अभी नहीं है, नियर फ्यूचर में आने के चांसेस कम हैं। इसीलिए जब तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ना आए तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस एनीथिंग। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई थ्रेट हैं, जैसे कि या तो सुपर ह्यूमन टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए जो कि ह्यूमन को ही स्लेव बना ले, ये पॉसिबल नहीं है नियर फ्यूचर में। दूसरा है कि मैलिशियस इंटेंट के साथ कोई ह्यूमन आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, हाँ थ्रेट है ना, उसके कारण काफ़ी कुछ हो सकता है। इसके अलावा आपके साथ आ गया कि हाँ भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेटर इस्तेमाल हो, ठीक, लेकिन फिर कुछ इश्यूज़ हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे कि वो डार्क स्किन को जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ड्राइवरलेस कार वगैरह नहीं बना सकते, इट कैन इम्पैक्ट। तो इन्होंने बोला यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बोथ द साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, हम पॉजिटिव से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ मल्टीफेरियस मल्टी डायमेंशनल यूसेज, समझ में आ गया, ये बोलने की कोशिश की गई है, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, डिस्कस एक मिनट, हाँ, डिस्कस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस discuss artificial general intelligence is a new big thing in technology. Discuss issues and remedies. 250 words, 15 marks.
ठीक, चलो आगे बढ़ो। ये है जंप स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ यूएस इंडिया डिफेंस टाइज। अब सर इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, कुछ कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये बेसिकली कह रहे हैं क्या कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे लॉयड ऑस्टिन, वो इंडिया में आए 4 से 5 जून के बीच में। इन्होंने बोला कि भाई इंडिया जो है इट्स अ डिफेंस पार्टनर ऑफ द यूएस और इस डायरेक्शन में काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि जो रोड मैप है इंडिया यूएस डिफेंस टाइज का, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बूस्टिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विद ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन। देखिए बात समझिए, हम जो हैं डिफेंस इक्विपमेंट फ्रांस से भी मंगाते हैं, रशिया से भी मंगाते हैं, यूएस से भी मंगाते हैं, इजराइल से भी मंगाते हैं। पर वाई इंडिया यूएस डिफेंस टाइज इज इंपॉर्टेंट? देखिए हमारा क्या है ना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, समझ में आ रहा है। हम चाहते हैं डिफेंस में भी मेक इन इंडिया हो। अब मेक इन इंडिया तब तक नहीं हो सकता व्हेन देयर इज अ मतलब रिसोर्स ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें कि हमारा मेक इन इंडिया और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, उस पर्सपेक्टिव से इंडिया यूएस का जो ये कॉपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है कि इससे क्या होगा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगा। वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सेल्फ रिलायंस मिशन की तरफ जाएं और हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करें। इंडिया वन ऑफ दी 3 लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस है, समझ में आ रहा है, हाईएस्ट इंपोर्ट करता है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, समझ में आ रहा है। तो अगर हम खुद बना पाएंगे तो हम जॉब भी क्रिएट कर पाएंगे और एट द सेम टाइम सेल्फ रिलायंस भी रहेगा, सिक्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी बढ़ी रहेगी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा, गोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन होगा 2 कंट्रीज़ में। इसीलिए ये जो इंडिया यूएस डिफेंस टॉक हुआ है उसमें हम लोगों ने एक्सपेडाइट किया है को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन को। ये बात ध्यान रखिएगा। एक ऐसा ही एक स्कीम आया है इंडस एक्स, इंडिया एंड यूएस एक्स। इसमें क्या हुआ है, इनोवेटिव इंगेजमेंट की बात करी है, इंडिया यूएस बायलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने की बात करी है इन्होंने, समझ में आ गया। इंडिया जो है वो मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस है यूएस के साथ और इसी फाउंडेशनल एग्रीमेंट के साथ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है उसमें भी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी रिफर्ड इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप एज अ कॉर्नरस्टोन टू देयर इंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक। इन्होंने बोला कि भाई इंडो पैसिफिक में जो यूएस का इंगेजमेंट है, 2+ इंडिया जो है उसका एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, ये बात आप समझ लीजिए सर। और इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है, चाइना की जो अग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है उसको कर्व करना, यूक्रेन में जो रशिया का अग्रेशन है उसे रोकना, समझ में आ रहा है, और बहुत सारे इश्यूज़ जो कि जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह हैं इनको देखना, समझ में आ गया। इस डायरेक्शन में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जो हैं इस एग्रीमेंट के थ्रू डिफेंस मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। इन लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो कुड लीड टू द लीस्ट 3 डोमिनेंट ट्रेंड हम देखने को मिल सकता है। नर्चरिंग एंड ग्रोथ ऑफ एन इकोसिस्टम ऑफ जॉइंट वेंचर बिटवीन द कंपनीज। इंडिया यूएस का जो डिफेंस पार्टनरशिप है इससे हम जॉइंट वेंचरशिप आ सकता है लॉन्ग रन में। इसके अलावा यूएस जो इंक्रीमेंटली गेनिंग द लार्जर शेयर इन इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, यूएस का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शेयर बढ़ सकता है और जितने भी इम्पेडिमेंट्स हैं उनको रोका जा सकता है। इससे इंडिया यूएस की रिलेशनशिप पे भी अच्छा इम्पैक्ट होगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का बढ़ेगा। सर जी विन विन सिचुएशन है, इसको प्रमोट करना चाहिए, है ना सर, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बात कही गई है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिया यूएस डिफेंस टाइज, इंडिया यूएस डिफेंस से क्या होगा, इंडिया का जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है डिफेंस में वो कम होगा, इनोवेशन होगा, को प्रोडक्शन होगा, डिफेंस इंडिजनाइजेशन होगा। इसी मामले में इसी को देखते हुए इंडेक्स एक्स लाया गया है जो कि डिफेंस के साथ साथ स्पेस में भी कोऑपरेशन की बात की जा रही है, समझ में आ रहा है, स्पेस कोऑपरेशन की भी जो बात की जा रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो आपके एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है कि
discuss the India and US defense ties and the potential benefits of it, benefits and impediments. 250 words, 15 marks. ठीक, चलो नेक्स्ट एडिटोरियल। अच्छा, एक और एडिटोरियल बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, कोड रेड। अगर आपको याद हो, मैं कल के एडिटोरियल में बात किया था कि 26 लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में लिखा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके लिए फ्रेश सजेशन मांगा है। अब यह एडिटोरियल ने इसकी चीड़फाड़ कर दी है। इन्होंने कहा ये क्या नौटंकी चल रहा है भाई आपका। 21st फाइनेंस कमीशन ने भी ये सजेशन मांगा था और उन्होंने एकदम साफ साफ ये कह दिया था कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिफॉर्म इन पर्सनल लॉज। समझ में आ गया? जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पर रिफॉर्म की जरूरत है, कोई यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाने की जरूरत नहीं है। बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज, पर्सनल लॉज एंड दी क्रिमिनल लॉज। जैसे सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज होता है। क्रिमिनल लॉज स्टेट के अगेंस्ट होता है नॉर्मली, ठीक है, और सिविल लॉज जो होता है दो लोगों के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप के बेस पर होता है। पर्सनल लॉ सिविल लॉज के अंदर आता है और इंडिया में क्रिमिनल लॉज पर तो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मिटी है हर एक रिलीजन का, कि आप मर्डर करेंगे तो चाहे आप हिंदू और मुस्लिम है, सबको सेम पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन सिविल लॉज पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। समझ में आ गया? पर्सनल लॉ डिफरेंट है। तो 21st जो लॉ कमीशन था उन्होंने क्लियर कह दिया था कि भाई देखो, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है विमेन को लेकर, बच्चे को लेकर, एडॉप्शन को लेकर, उनको हटा दीजिए। इन्होंने कहा कि जो 21st फाइनेंस लॉ कमीशन था, उन्होंने जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन को ज़्यादा एम्फसाइज किया था देन यूनिफॉर्मिटी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट एम्फसाइज्ड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ओवर यूनिफॉर्मिटी। उन्होंने कहा कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है, बट डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड्स हटा दीजिए, इतना काफ़ी है। वो डिफरेंट, जैसे विमेन रिलेटेड जो हैं, मैरिज रिलेटेड डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉजेज हैं, एडॉप्शन से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉजेज हैं, वो हटा दीजिए। और जानते हैं अब लार्जली ये हट भी चुका है। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के थ्रू, तो लार्जली ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हट चुका है। अब जो है थोड़े बहुत ही प्रोविजंस रह गए हैं। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। इज द रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेजेस फ्लॉड? देखिए इसमें है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, जो कि नीति आयोग ने लाया था। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2016 में लाया था। उसके थ्रू हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को रैंक करते हैं। उसमें यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स होते हैं जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इनकी रैंकिंग की जाती है। उनकी रैंकिंग 5 इंडिकेटर्स के बेसिस पे किए जाते हैं। जैसे टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज 30% वेटेज है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस उसका 30% वेटेज है, ग्रेजुएशन आउटकम 20% वेटेज है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10% है, परसेप्शन 10% है। अब इन्होंने क्या कहा है ना कि ये जो इन्होंने जो क्राइटेरिया लिया है ये इंक्लूसिव नहीं है। इन्होंने कहा कि एक क्राइटेरिया इनका है बिब्लियोमेट्रिक्स। बिब्लियोमेट्रिक्स का मतलब कि किसने कितने रिसर्च पेपर निकाले हैं। अब इस तरह के क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया के बेसिस पर अब कोई आदमी फालतू के रिसर्च पेपर निकाले और कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर मांगे निकाले, एक ही निकाले, तो बिब्लियोमेट्रिक्स के बेसिस पर जिसने बहुत पेपर निकाले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो कहा ये रैंकिंग फ्रेमवर्क इनका ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? ये इन्होंने बात कही है। एक एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरीके से इसमें जो है बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। समझ में आ गया आपको कि नहीं? और ये प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने रहता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज नॉट फेयर। ठीक है। ठीक। इंडिया टू बाई 31 MQ-9 रीपर UAVs, ठीक है, अनाउंसमेंट ड्यूरिंग PMUVs हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि MQ-9 रीपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है वो बेसिकली इंडिया US से खरीद रही है। ये करीब करीब $3 मिलियन का है। इससे डिफेंस में रेवोल्यूशन आ जाएगा भाई साहब।
हम लोग खरीद रहे हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं डिफेंस पार्टनरशिप की, जिसमें हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। दूसरी तरफ $3 बिलियन का जो है हम लोग ये 31 MQ-9 रीपर UAVs मंगा रहे हैं। खैर इसके डिफेंस में काफ़ी यूटिलिटी होगी। इंडिया एंड पाकिस्तान एनवॉय पार्टिसिपेट इन टॉक्स विद तालिबान। देखिए सर, तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में एक न्यू रेजीम है, ये मानना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन ने बुलाया इंडिया और पाकिस्तान को कि भैया देखिए इसको थोड़ा सा इस्टेब्लिश करिए। अब कई लोग इसको क्रिटिसाइज़ करें कि भैया आप जो हैं नॉन स्टेट एक्टर्स से बात कर रहे हैं। देखिए आपको मानना पड़ेगा कि तालिबान इज़ नाउ अ रियलिटी इन अफ़गानिस्तान। आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि हम डेमोक्रेसी इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है? वैसे भी वो मतलब कि एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड रहा है, तो ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। बेहतर है कि आप निगोशिएट करें और एक बेटर डेमोक्रेटिक अफ़गानिस्तान बनाने की कोशिश करें। बिम्स्टेक टू एडॉप्ट बैंकॉक विज़न 2030 है। बैंकॉक विज़न क्या है भाई? बैंकॉक विज़न ये कहता है कि हम बिम्स्टेक को एक रीजनल सेंट्रिक अप्रोच पे जाएंगे, पूरे रीजन बेस्ड देखेंगे, प्रॉस्पेरिटी, रेजिलिएंट, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, सस्टेनेबल एंड बैलेंस ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे। ये बात कही गई है बैंकॉक विज़न 2030। इससे बैंकॉक को, बिम्स्टेक को बहुत ज़बरदस्त पुश मिलने वाला है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग विंड्स बेटर गुजरात एज साइक्लोन मिक्स लैंडफॉल। अभी क्या हुआ है कि ये जो है बिपर जॉय जो साइक्लोन आया है उसने कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे झकाऊ पोर्ट है वहाँ पर इसने लैंडफॉल किया और एक मतलब वेदर वहाँ का जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया वहाँ का। और ये तो वेल एक्सपेक्टेड था कि ये तो करेंगे ही करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट ये है कि ये बिपर जॉय प्रीलिम्स के लिए कि ये बिपर जॉय क्या है, बिपर जॉय किसने दिया नेम। देखिए साइक्लोन का जो नेमिंग होता है वो 13 कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन रीजन में, वो 13 नेम देते हैं और ये मैट्रिक्स के बेसिस पर एक कंट्री का एक नेम फिर दूसरे कंट्री का, ये सर्किल चलता रहता है। बिपर जॉय जो नाम दिया गया है वो दिया है बांग्लादेश ने, इसका मतलब होता है डिज़ास्टर। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक। इसके अलावा कर्नाटका टू स्क्रैप एंटी कन्वर्जन लॉज। अब देखिए वहाँ पर अब कांग्रेस रेजिम आई है, तो जो एंटी कन्वर्जन लॉज से रिलेटेड जो लॉज जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया था वहाँ पे पहले, वो स्क्रैप कर दिया गया है और कुछ जो टेक्स्ट बुक में चेंजेस लाए गए थे, ठीक है, ड्यूरिंग दैट रेजिम, उसको भी बदलाव लाया है। समझ में आ गया आपको? नाउ कर्नाटका को ज़्यादा सेकुलर बनाने की कोशिश की जा रही है आफ्टर मतलब इन दी न्यू रेजिम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू। इसमें हम लोगों ने आज 3 एडिटोरियल जो बेसिक एडिटोरियल थे हम लोग डिस्कस किया। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, दूसरा जो था एडिटोरियल वो UCC से रिलेटेड था, और तीसरा इंडिया US डिफेंस से। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।